प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास में अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। इसमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकारी आदि आते हैं। तो कुल मिला के पुरातात्विक स्रोतों के हमारे पास 7 प्रकार हैं: सामग्री जो खुदाई में निकली हो, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकारी आदि। इनमें भी पुरातात्विक स्रोतों में जो ये 7 प्रकार हैं, इनमें भी अभिलेख सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सबसे इनका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि एक तो ये तिथि युक्त होते हैं और एक इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसी कारण अभिलेखों का सर्वाधिक महत्व है। भारत में पुरातात्विक स्रोतों की खोज का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के बाद हुआ। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जो डिपार्टमेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में इसे स्थापित किया। उसके बाद 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। सबसे पहले अभिलेख को पढ़ते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। भारत में अभिलेखों के कई सारे प्रकार हैं। अगर कोई अभिलेख शिला पर खुदा हुआ है तो वो शिलालेख कहलाता है, स्तंभ पर खुदा हुआ है तो वो स्तंभ लेख कहलाता है, गुफाओं की दीवारों पर खुदा हुआ है तो गुहा लेख कहलाता है। तो ये अभिलेखों के प्रकार है। इसके अलावा ताम्रपत्रों के ऊपर भी हमें कई बार अभिलेख खुदाए हुए दिखते हैं, तो वो ताम्रपत्र लेख कहलाते हैं। सिक्कों पर खुदे हुए भी हमें अभिलेख मिलते हैं। तो इस प्रकार अभिलेखों के 7 प्रकार हैं, जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, प्रतिमा लेख, ताम्रपत्र लेख और मुद्रा लेख। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से मिला है, जो 1400 ईस्वी पूर्व का उसका समय है। इसमें हित्ती राजा शुबिलिम्मा और मितान्नी राजा मती औजा के बीच ये एक संधि पत्र अभिलेख है। इन 2 राजाओं के मध्य, हित्ती राजा शुबिलिम्मा और मितान्नी राजा मती औजा, इनके बीच जो संधि हुई उसके साक्षी के रूप में वैदिक देवता जो थे, 4 देवता इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र, उनको मध्यस्थ बनाया गया है। तो इसका मतलब 1400 ईसा पूर्व में भी मध्य एशिया में वैदिक देवताओं की मान्यता थी। इसी कारण 2 शासकों ने उन्हें अपने मध्य की संधि का साक्षी बनाया। ये भारत के अभिलेखों का सर्वाधिक ज्ञात प्राचीन उदाहरण है। इसके बाद भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि बस्ती जिले में जो पिपरवा का कलश लेख है वो अशोक से भी पहले का है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का मानना है कि अजमेर से प्राप्त बड़ीली अभिलेख वो भी अशोक से पहले का है। तो 2 अभिलेखों के बारे में ये बताया जाता है कि पिपरवा अभिलेख और बस्ती अभिलेख, बड़ली अभिलेख, ये दोनों अशोक के अभिलेखों से भी पुराने हैं। अभिलेखों में मौर्य शासकों के समय के हमें कई सारे अभिलेख मिलते हैं, जो हमें तत्कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगोरा व महास्थान अभिलेख। सोहगोरा अभिलेख जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और महास्थान अभिलेख जो है वो बंगाल से प्राप्त हुआ है। सोहगोरा और महास्थान अभिलेखों से हमें उस मौर्य शासकों की अकाल नीति के बारे में जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में ये वर्णन किया गया है कि सोहगोरा और महास्थान जो अभिलेख हैं, इनमें ये जानकारी मिलती है कि अकाल के समय प्रजा को अनाज के बांटने के लिए, अनाज बंटवारे के लिए कोष्ठागारों की स्थापना की गई थी, जिनमें अनाज इकट्ठा करके रखा जाता था और अकाल के वक्त ज़रूरतमंद लोगों में ये निःशुल्क बांटा जाता था।
तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ये सोहगोरा और महास्थान अभिलेख हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मौर्य शासकों की अकाल नीति के बारे में। तो अशोक से पहले के हैं ये, चंद्रगुप्त मौर्य के समय के। परंतु अभिलेखों की जो नियमित परंपरा है वो मौर्य सम्राट अशोक के समय से शुरू हुई थी। अशोक के अभिलेखों का डिटेल्ड हम मौर्य शासकों का जब इतिहास पढ़ेंगे उस वक्त पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मौर्यकालीन अभिलेखों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक अभिलेख जो हैं अशोक के, वो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है, लेकिन उनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामयिक लिपि, उसमें 3 प्रकार की लिपियों में हमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। भारत के अन्य अभिलेखों को देखें हम तो हम संस्कृत भाषा में जो सर्वप्रथम जो लेख लिखा वो विदेशी जो जाति थी शक, जो भारत में आकर के बस गई, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है, 150 ईस्वी का है। ये अभिलेख जो है ये रुद्रदामन की जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी देता है। इस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि जब सुदर्शन झील टूट गई थी तो रुद्रदामन ने जन कल्याण के लिए अपने पैसों से, अपने निजी धन से इस सुदर्शन झील की फिर से मरम्मत करवाई थी। तो संस्कृत भाषा का भारत का सबसे बड़ा अभिलेख और प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ये शक शासक रुद्रदामन की कल्याणकारी कार्यों में अभिरुचि को दर्शाता है। इसके अलावा अभिलेखों की परंपरा में हड़प्पा की मोहरों पर भी हमें अभिलेख मिले हैं, किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मिस्र में अल अमरना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मोहरें मिली है, जिनके ऊपर कुछ बेबीलोनियाई नरेशों के नाम हैं जो वैदिक जैसे लगते हैं, जैसे अर्थमन्य, यशदत्त, शुतर्ण, अर्थजीव इत्यादि। गुप्त शासकों के समय में और गुप्त शासकों के बाद के शासकों के समय के अभिलेख संस्कृत में लिखे गए। राजा मिनांडर जो हिंद यूनानी शासक था, उसके अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए और लिपि उनकी खरोष्टी थी। हिंद यूनानी शासक के समय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख मिला है, जो बेस नगर विदिशा मध्य प्रदेश से मिला है। ये हेलियोडोरस तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक एंटियाल किट्स का राजदूत था और उसने बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख स्थापित किया। इस अभिलेख से भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार एक हूण शासक तोरमाण का अभिलेख भी हमें एक वराह प्रतिमा पर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जिसकी लिपि भी ब्राह्मी है और ये अभिलेख भी वैष्णव धर्म की प्रगति के बारे में जानकारी देता है। भारत में सबसे ज़्यादा अभिलेख मैसूर कर्नाटक से मिले हैं। भारत के अन्य अभिलेखों की चर्चा करें तो पर्सिपोलिस अभिलेख, नक्श ए रुस्तम अभिलेख और बेहिस्तून अभिलेख, ये भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के वो अभिलेख हैं जो हमें दर्शाते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर ईरानी शासकों ने कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था। तीनों अभिलेख बड़े महत्वपूर्ण हैं, पर्सिपोलिस अभिलेख, नक्श ए रुस्तम अभिलेख और बेहिस्तून अभिलेख। इसमें जानकारी मिलती है कि ईरानी सम्राट दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। ये तीनों अभिलेख बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अंडरलाइन करके नोट कीजिए। पर्सिपोलिस अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख और नक्श ए रुस्तम अभिलेख ईरानी शासक दारा प्रथम के सिंधु नदी घाटी पर अधिकार की पुष्टि करने वाले ये तीनों अभिलेख हैं। डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम भी कहते हैं, उसी से प्रभावित होकर के कालांतर में मौर्य सम्राट अशोक ने भी अभिलेख जारी करवाए थे। अशोक के कुछ अभिलेख महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अशोक का नाम
हमें मिलता है, अशोक नाम मिलता है, वो अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदगेलम। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदगोलम, ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। और अभिलेखों की बात करें तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है, लेकिन शाहबाजगढ़ी और मानसेरा जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त अभिलेखों की जो लिपि है वो खरोष्टी है। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये 2 अभिलेख ऐसे हैं जो खरोष्टी लिपि में हमें मिलते हैं। इसके अलावा अशोक के तक्षशिला और लगमान नामक स्थानों से जो अभिलेख मिले हैं वो अरेमाइक लिपि में मिले हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के तो खरोष्टी लिपि में है, तक्षशिला व लगमान से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो अरेमाइक लिपि में है। कंधार से हमें एक द्विभाषी अभिलेख मिला है। कंधार के पास एक स्थान है शर ए कुना, वहाँ से 2 भाषाओं में लिखा हुआ अशोक का अभिलेख मिला है। वो 2 भाषाएं हैं यूनानी व अरेमाइक लिपि। तो कंधार द्विभाषी अभिलेख कहते हैं शर ए कुना अभिलेख को। शर ए कुना एक स्थान का नाम है जो कंधार के पास स्थित है। यहाँ से हमें यूनानी व अरेमाइक लिपि में इन 2 लिपियों में लिखा हुआ अभिलेख मिलता है, इसलिए इसे अशोक का कंधार द्विभाषी अभिलेख भी कहते हैं। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कर्नूल, आंध्र प्रदेश में एर्रगुडी का अभिलेख जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। एर्रगुडी अभिलेख जो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियों में लिखा गया है, इसलिए इसका भी अपना अलग महत्व है कि ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियों में एक साथ ये लिखा गया है। एर्रगुडी से प्राप्त अशोक का अभिलेख ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। खरोष्टी लिपि अरामेइक लिपि का ही संशोधित रूप है और उसी से विकसित हुई थी। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। इतिहासकार D.R. भंडारकर ने तो अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा है। अशोक के अभिलेखों की खोज का जहाँ तक प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सन 1750 में टिफेनथेलर ने अशोक के स्तंभों की खोज की थी। कालांतर में 1837 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के खोजे गए अभिलेखों की भाषा को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ब्राह्मी लिपि को उन्होंने पढ़ने में सफलता पाई थी। तो अशोक के स्तंभों की अभिलेखों की खोज का जहाँ तक प्रश्न वो की थी आपके टिफेनथेलर ने 1750 में, और जहाँ तक अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की बात है वो किया था आपके जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अभिलेखों के बाद पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा स्थान आता है सिक्कों का। उसके पहले सिक्कों को पढ़ने से पहले कुछ प्राचीन भारत के कुछ अन्य अभिलेख और पढ़ लेते हैं। एक है उसमें आपके हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल के समय का है। इस हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के शासन की घटनाओं को क्रमिक वर्णन मिलता है। ये अभिलेख बिना तिथि का है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अभिलेख बिना तिथि का है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी प्रकार एक आता है आपका जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्रदामन जो शक शासक था, उज्जैन का शक क्षत्रप था ये, और गुजरात पर भी इसका कब्जा था। ये 150 ईस्वी में इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। ये सुदर्शन झील का वर्णन है और जन कल्याण कार्यों के लिए अपने निजी धन से किस प्रकार रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में ये वर्णन किया है कि उसने किस प्रकार से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अभिलेख है। नासिक गुहा लेख महाराष्ट्र से हमें मिला है। ये गौतमी बलश्री और वासिष्ठ के पुत्र पुलुमावी के समय का है। इस अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी की सैनिक सफलताओं व अन्य कांडों का वर्णन मिलता है।
तो गौतमीपुत्र शातकर्णी की सफलताओं का उल्लेख हमें मिलता है नासिक गुहा लेख में। महाराष्ट्र से हमें ये प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार महाराष्ट्र से हमें नानाघाट अभिलेख मिला है। ये शातकर्णी प्रथम के शासनकाल की जानकारी देता है। शातकर्णी प्रथम की पत्नी थी नागनिका, या जिसको नायनिका भी कहते हैं। नानाघाट अभिलेख उसी ने स्थापित करवाया था, शातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका ने। ये शातकर्णी प्रथम की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। प्रयाग स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त की विजयों व नीतियों का इसमें वर्णन है। और समुद्रगुप्त का जो संधि विग्राहक था हरिशेन, उसने संस्कृत के अंदर संस्कृत भाषा में चंपू शैली में अर्थात गद्य और पद्य शैली के मिश्रण में इस प्रयाग स्तंभ लेख को स्थापित करवाया था। समुद्रगुप्त की दिग्दिगांतर में की गई विजयों, उपलब्धियों आदि का वर्णन हमें इस प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में ये जानकारी मिलती है कि जब समुद्रगुप्त प्रसन्न होता था तो विद्वानों के लिए वो इंद्र और कुबेर के समान धन लुटा देता था, लेकिन जब वो क्रोध में आता था शत्रुओं के लिए तो यमराज के समान वो क्रोध प्रदर्शित करता था। तो समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व भी हमें इसमें दिखाई देता है और समुद्रगुप्त की विजयों व नीतियों का पूरा विवेचन इस हरिशेन के द्वारा स्थापित प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है। चंपू शैली में ये गद्य और पद्य शैली का मिश्रण जो चंपू शैली कहलाती है उसमें ये लिखा हुआ है। फिर आता है आपका मंदसौर अभिलेख। ये मालवा के शासक यशोधर्मन के द्वारा लिखा गया है, स्थापित किया गया है। इस अभिलेख में मालवा नरेश यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। एक आता है आपका ऐहोल अभिलेख। ये वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के समय स्थापित करवाया गया था और इस अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि हर्ष को पुलकेशन द्वितीय ने परास्त कर दिया था। लगभग 630 से 634 ईस्वी के मध्य का इसका समय है और नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर हर्ष के साम्राज्य विस्तार को इसने पुलकेशन द्वितीय ने रोक दिया था। तो हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है और इसका स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने ये ऐहोल अभिलेख स्थापित करवाया था और पुलकेशन द्वितीय का मंत्री था रवि कीर्ति, जिसने अपने स्वामी पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्ष को पराजित करने का विवरण इसमें लिखा है। ग्वालियर अभिलेख जो है वो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। इसी प्रकार रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर ही कालांतर में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भी अपना एक लेख खुदवाया, जिसमें हूणों को पराजित करने और सुदर्शन झील के पुनः निर्माण का वर्णन किया गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख में एक और जहां शक राजा रुद्रदामन का विवरण मिलता है, वहीं कालांतर में गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने भी किस प्रकार सुदर्शन झील की फिर से मरम्मत करवाई और किस प्रकार उसने हूणों को पराजित किया, उसका भी हमें विवरण इसमें मिलता है। स्कंदगुप्त का ही एक और अभिलेख हमें मिलता है भित्री स्तंभ लेख। भित्री स्तंभ लेख जो हैं वो स्कंदगुप्त के समय का है और कानपुर के पास भित्री नामक जगह पर, गाजीपुर के पास भित्री नामक जगह पर ये स्थापित किया गया है। इसमें पुष्यमित्र और हूणों के मध्य युद्ध का विवरण मिलता है। ये युद्ध पुष्यमित्रों और हूणों के साथ जो युद्ध लड़ा था वो स्कंदगुप्त ने लड़ा था। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जूनागढ़ अभिलेख में तो स्कंदगुप्त ने हूणों को जो पराजित किया उसका विवरण मिलता है और भित्री स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त ने किस प्रकार दो शक्तियों को पराजित किया, पहली बार पुष्यमित्रों को पराजित किया और दूसरी बार हूणों को पराजित किया। तो इन दोनों शक्तियों को पराजित करने का विवरण एक साथ हमें मिलता है भित्री स्तंभ लेख में। चोल शासक परांतक प्रथम के समय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख। ये उत्तर मेरूर अभिलेख 919 और 921 ईस्वी के संख्या में दो मिले हैं। इन उत्तर मेरूर अभिलेखों से चोलों के समय के स्थानीय स्वशासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है।
कि वहाँ पर चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं किस प्रकार की थी। फिर आता आपका मेहरौली स्तंभलेख, जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय स्थापित किया गया था। इस मेहरौली स्तंभलेख में, जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की सैनिक विजयों की जानकारी मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम जो गुप्त शासक था, उसके समय का एक बिलसड़ अभिलेख है। इस बिलसड़ अभिलेख में कुमारगुप्त तक गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। एक महत्वपूर्ण अभिलेख है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ये धनदेव जो था पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल था, और उसने अपने स्वामी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ जो उसने करवाए, उनका विवरण देने के लिए ये अयोध्या अभिलेख उसने स्थापित करवाया। तो इस प्रकार ये प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में ये हमारे प्रथम जो उप टॉपिक था, सब टॉपिक अभिलेख, वो हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोतों का दूसरा प्रकार, सिक्के।